गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं धातु व अधातु के बारे में। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके नेक्स्ट गुण के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो धातु होती है वो जब क्षार से अभिक्रिया करती है, क्षार मतलब बेस होता है, बेस से जब अभिक्रिया करती है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके कौन कौन से बेस हैं। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये मेन बेस होता है, जिसके साथ में ज़्यादातर अभिक्रियाएं हम लोग बेस की जो होती है नॉर्मल वो इससे करवाते हैं। तो अब जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेस हैं, ये सारे के सारे क्षार हैं। अब जब मेटल होता है, वो मेटल जब बेस के साथ में क्रिया करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, जटिल लवण बनाता है, प्लस वही हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है यहाँ पे भी। बट एक इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि बहुत कम धातु ऐसे होते हैं जो कि क्षार से क्रिया करते हैं, और जो क्रिया करते हैं वो भी बहुत जटिल लवणों का निर्माण करते हैं। हाँ, इसमें ये तो है कि H2 गैस का निष्कासन इनमें भी होता है। उसके बाद पे है कि जो अधातु है वो भी क्षार के साथ में अभिक्रिया तो होती है, वह बहुत जटिल अभिक्रिया होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना इनमें कि क्षार जो होते हैं वो जब मेटल और नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड का निर्माण होता है। जब मेटल हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और अधातु में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। ये नॉर्मल था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग अभिक्रिया नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन मतलब किसी दूसरे की जगह ले लेना या किसी दूसरे की जगह पे आ जाना। डिस्प्लेसमेंट भी आप यही पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, कि डिस्प्लेस करना, उसकी जगह खुद आ जाना या किसी की भी जगह किसी दूसरे को आ जाना, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले उस दिन आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी मैंने, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी। यहाँ पे देखिए कि जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ सबसे मोस्ट रिएक्टिव ये 2 मेटल्स होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। फिर उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। यहाँ पे आपके ये सारी इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि आपको याद करनी है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो अभिक्रियाशीलता है, वो वैसे वैसे कम आती है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो आपका पोटेशियम होता है, और सबसे कम जो होता है वो प्लैटिनम होता है। ये आपने पढ़ लिया था पहले ही। अब इसको यूज़ करना है इसके अंदर। कैसे यूज़ करेंगे कि आपको पता है कि अधिक क्रियाशील वस्तु या धातु जो होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, आप आपसे जो कमज़ोर बच्चा है अगर आप उसके पास में जाके खड़े होते हैं तो क्या होता है, वो बच्चा खड़ा होकर आपको सीट दे देता है कि भाई तू आके बैठ जा, और वो खुद खड़ा हो जाता है। पर आपसे मजबूत कोई बच्चा है, स्ट्रॉन्ग कोई बच्चा है, तो क्या वो खड़ा होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे कि क्लास में आते हैं, अगर हम लोग आपकी क्लास में आते हैं तो क्या करते हो, आप लोग खड़े हो जाते हो अपनी सीटों से, मतलब हम लोगों को आप लोग जगह दे देते हो। तो अपने से जो ऊंचा, अपने से जो ज़्यादा क्रियाशील, जो मजबूत, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम लोग अपनी जगह दे देते हैं। यहीं पे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातुओं को क्या कर लेती है, विस्थापित कर लेती है, और कम क्रियाशील धातु अधिक को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट है, जब ये आयरन के साथ में रिएक्शन करता है तो इसमें आप देखो कॉपर कहाँ पे है, नीचे, कॉपर से ऊपर
आयरन, ऊपर आयरन है मतलब ये अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर की जगह, कॉपर इसको अपनी जगह दे देगा कि भैया Fe आप मेरे पास में या मेरी सीट पे आके बैठ जाओ। Fe आ जाएगा, Fe यहाँ पे अपना सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर बनेगा। इस रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं, जो कॉपर सल्फेट होता है, जो क्यूप्रिक आयरन होते हैं वो ब्लू इन कलर होते हैं, नीले नीले रंग के, बहुत सुंदर रंग का सॉल्ट होता है, सोल्यूशन होता है। जब ये Fe के साथ में रिएक्शन करेगा तो पेल ग्रीन कलर, हरा हरा कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। और नीचे आप देखोगे यहाँ पे रेड ब्राउन कलर का नीचे जो कॉपर होता है वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे पीपीटी बन जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ में रिएक्शन करेगा, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट कहाँ पे, ये, और कॉपर सल्फेट के ऊपर जिंक है, ऊपर जिंक है, तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर लेगा। तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा, ये जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर लेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। ये नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, जो जिंक सल्फेट होता है ये रंगहीन होता है। इसी तरीके से देखिए बेटा, जिंक सल्फेट जो होता है, जब जिंक सल्फेट को कॉपर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो देखो जिंक कहाँ पे है, ऊपर है, और कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। तो क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि ये शक्तिशाली है, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। ऐसे ही फेरस सल्फेट है प्लस कॉपर है, आप देखो Fe कहाँ पे, ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर इसको रिप्लेस नहीं करता है। ऐसे ही आप जिंक सल्फेट को देखो और Fe को देखो, जिंक सल्फेट कहाँ पे, ऊपर है, Fe उसके नीचे है, इसलिए जो Fe है वो जिंक सल्फेट को रिप्लेस नहीं करेगी। हाँ, जिंक जो है ना वो Fe सल्फेट को रिप्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखनी है कि जो जितना रिएक्टिव होगा वो उसके नीचे वाला जो है उसको तो रिप्लेस कर लेगा, पर नीचे वाले जो धातु होते हैं वो ऊपर वाले धातुओं को, या जो मोस्ट रिएक्टिव धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया कि रासायनिक क्रियाओं में हमने क्या क्या पढ़ा था। रासायनिक क्रियाओं में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, फिर पानी के साथ में रिएक्शन हमने पढ़ा, फिर एसिड के साथ में हमने मेटल नॉन मेटल्स के रिएक्शन पढ़े, फिर हमने बेस के साथ में रिएक्शन पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पढ़ा। ये थी मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद में है बेटा धातु और अधातु के उपयोग के बारे में। आपको इसमें पता है कि धातुओं का उपयोग किस किस में किया जाता है। मशीन्स देखो, बड़ी बड़ी अपनी मोटर गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जेट प्लेन्स हैं, अपने जितने भी उपग्रह हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, आयरन की, एल्यूमिनियम की है, औद्योगिक जो सामान है वो है, खाना बनाने के पात्र हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, ये सब के सब जो है वो धातु के बने हुए होते हैं। अब आप इनमें से, ये तो धातुओं का तो सबको पता है, अब अधातुओं के बारे में देखिए क्या क्या है। अधातुओं के बारे में अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या उपयोग है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले देखो, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिससे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो ये हम लोगों को क्यों इम्पोर्टेंट है, सहजीव जितने भी है श्वसन के टाइम पे ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उपयोग हो गया। दूसरा, अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों के में पौधों की वृद्धि हेतु करते हैं, सिर्फ पौधे ही नहीं, हम लोग भी। तो वो क्या है, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होती है, पौधे डायरेक्ट उसको एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, हम पौधों के द्वारा लेते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है, इसी से हमारे सेल्स का निर्माण होता है। अगर हमारी बॉडी का निर्माण देखें, बॉडी जो होती है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, इन सेल्स जो मेड हैं वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के। इन तीन चीज़ों के बने हुए रहते हैं। इसी तरीके से अधातु जिनका उपयोग जल
का शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं। आप देखते हो शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, या क्लोरीन की गोलियां आती है, पाउडर आता है जो कि जल में डाल दिया जाता है, जिससे सारे कीटाणु मर जाते हैं। उसके बाद में है अधातु, जिसका बैंगनी रंग होता है, और ये एंटीबायोटिक घाव के रूप में, घाव लग जाता है ना, उसमें नीला नीला बैंगनी कलर का एक विलेन लगाया जाता है, वो होता है आयोडीन। उसके बाद में पटाखों का उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है फॉस्फोरस। अपनी जो तिल्ली होती है, तिल्ली के ऊपर जो लाल रंग का होता है वो फॉस्फोरस होता है। तो देखो अधातु, बल्कि अगर देखेंगे तो हमारे जीवन जीने के लिए अगर किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है तो वो मेन किन की आवश्यकता होती है, अधातुओं की आवश्यकता होती है। तो ये धातु और अधातु के उपयोगों के बारे में पढ़ लिया, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर जो है धातु और अधातु, ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे।